नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, पर्यावरण की बात करेंगे। और यूट्यूब के इतिहास में यह पहला ऐसा वीडियो है दोस्तों जहां से आपके सिलेक्शन का चांस दोगुना हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन की दोस्तों, इन्वायरमेंट की। आपको पता है इन्वायरमेंट में, ठीक है, सिलेक्शन पाने के लिए 30 में 30 लाने के लिए गोल्डन वीडियो होगा। और बता यूट्यूब इतिहास में पहली बार ऐसा होगा दोस्तों, जो आपका ये वीडियो 10 से 12 नंबर भी दे सकता है, 25 नंबर भी दे सकता है। तो वीडियो को ये 100 प्रश्न अटेंड कीजिएगा। हर एक दोस्तों वन लाइनर प्रश्न है, सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक है। पर्यावरण में अगर प्रमुख तौर पे देखा जाए तो कितने घटक है। तो पर्यावरण में प्रमुख रूप से जो है 3 घटक होते हैं। पहला होता है भौतिक जैविक, दूसरा होता है जैविक संगठक, और तीसरा होता है आपका ऊर्जा संगठक। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका जो है किस प्रकार थी। तो आदि मानव की दोस्तों भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार थी। तो वह क्या था, पाता तथा दाता, यानी कि रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर्स। आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार थी। तो पाता और दाता। पाना यानी कि रिसीवर, और कंट्रीब्यूटर्स जो कंट्रीब्यूटर्स मतलब होता है दाता यानी कि देना। तीसरा प्रश्न है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। ऐसा मानव जो पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। हर एक प्रश्न एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। और ये वीडियो अगर आपने देख लिया, ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक समझ लिया दोस्तों, तो सिलेक्शन यहाँ पे अधिकतम नंबर आप ही लेकर आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। तो प्रौद्योगिकी मानव जो है पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। और कौन सी विधि जो है, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। ऐसी विधा जो मानव को सामूहिक जीवन प्रदान करती है, तो वह आपकी विधा पशुपालन है। ठीक है। पशुपालन विधा मानव को सामूहिक जीवन प्रदान करती है। और दोस्तों, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है। तो झूम कृषि है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली झूम कृषि, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है। हम विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, वह कौन सा है। सभी लोग कमेंट करेंगे। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जयसवाल सर के दोस्तों तैयारी करिए, सिलेक्शन की तैयारी कीजिए, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इसका आंसर जान लेते हैं। दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में, क्या दोस्तों, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है दोस्तों। तो भाई आपका कौन सा है, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया, और पूर्वोत्तर भारत में होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। तो मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा दोस्तों फ्रेडरिक आपके रेटजल को प्रदान की गई है। और अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। तो मनुष्य के लिए सर्वाधिक पूछा गया है। सर्वाधिक कार्य क्षमता में तापमान तथा आर्द्रता होनी चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, और 60% जो है आर्द्रता होनी चाहिए। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी दोस्तों। तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आपकी इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। और अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। तो पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव दोस्तों औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से प्रारंभ हुआ था। अपक्षय आपकी कैसी प्रक्रिया है। तो अपक्षय एक दोस्तों क्या है, भूमिकीय प्रक्रिया है। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है, भूमिकीय प्रक्रिया है। कोई भी नष्ट होता है, अपक्षय होता है, तो भूमिकीय प्रक्रिया, भूमि में ही जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया, कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया गया था। तो 1965 से लेके 1974 तक का दशक जो है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया गया है कि ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था। जो ओजोन के स्तर का चरण है, ठीक है, ओजोन स्तर का चरण जो है सर्वप्रथम जो पता लगाने वाले जोसेफ फरमैन के द्वारा लगाया गया था, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। कब लगाया गया था, 1985 में लगाया गया था। ओजोन स्तर के चरण का
पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? जोसेफ फरमैन 1985 में, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो आपके CFC के बाद जो है ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक जो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है। क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। ठीक है, किसके? CFC के बाद। और भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों, भूमिगत जल के दोहन के कारण, जो भूमिगत जल है उसका अगर दोहन के कारण हो रहा है तो संसार का दोस्तों जो बुकलिन है, यूएसए में बुकलिन है, यह शहर जो है सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। और आपका मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो मेघ बीजन में दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ यानी कि आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपने स्थान पर शैल, ठीक है, अपने ही स्थान पर जो है शैल हो गए आपके, और रिगोलिथ हो गया यानी आवरण प्रस्तर को विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया आपकी अपक्षय कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिमालय के सहारे बजे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? जो हिमालय के सहारे, ठीक है, बजे तथा फैले हुए हैं, बजे नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? बढ़े होना चाहिए। हिमालय के सहारे बढ़े तथा फैले हुए भारतीय नगर हैं। भूमिवाह मतलब समझ रहे होंगे, भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय स्थिति की दशा के विक्षुब्धता एवं ढाल का विनाश है दोस्तों। ठीक है, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो टेंसी नदी को कहा जाता है। और भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो टेंसी घाटी की है। ठीक है, 1940 में। सभी प्यारे मित्र पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियाँ कौन सी हैं? विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन, तो अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियाँ, वर्ड की बात कर रहे हैं विश्व की सर्वाधिक, तो एलो जो चीन में है एवं गंगा जो भारत में है। एक एलो नदी है जो कि चीन में है, और गंगा सभी लोग जानते हैं भारत में है। ये विश्व की ऐसी 2 सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदियां हैं। दोस्तों, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है? तो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड यानी कि गंगा नदी है। सभी लोग, मेरुदंड यानी कि जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हड्डी आपकी गंगा नदी है। मिस्र किसकी देन है? तो मिस्र जो दोस्तों आपका सभी लोग जानते हैं नील नदी का मिस्र देन है। और अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है। और किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? तो कोसी नदी को बिहार की शोक की उपमा दी गई है, और पश्चिम बंगाल की शोक जो है दामोदर नदी को। इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो बिहार का शोक उपमा दी गई है कोसी नदी को। और भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस के रिसाव के कारण हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। दोस्तों, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुआ था? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुआ था। इसका नाम चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना पड़ गया था। कहाँ है? यूक्रेन में हुआ था, 22 अप्रैल 1986 को हुआ था। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? ये सभी NCERT के एग्जाम से लिए गए दोस्तों, NCERT के बुक से लिए गए प्रश्न हैं। तो 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? यह USA के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 पेंसिल्वेनिया में थी और मॉडल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना। दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न स्क्रीन पर है। धारणी या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों,
धारणी व स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक आपके ब्रटलैंड माने जाते हैं। कब किया था दोस्तों इन्होंने? 1987 में किया था। धारणी या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रटलैंड माने जाते हैं। और स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, जोहान्सबर्ग में किया गया था, 2002 में किया गया था। और स्थायी विकास शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग दोस्तों आईयूसीएन इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी विश्व संरक्षण रणनीति, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने अपनी यानी कि विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में किया गया था। स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग आईयूसीएन द्वारा किया गया था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या जो दोस्तों, ठीक है, जोहान्सबर्ग में सम्मेलन को 2002 में प्रदान किया गया था। और धारणी विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आपके धारणी विकास के मुख्य 5 क्षेत्र ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता, ये पांचों हैं धारणी विकास के मुख्य 5 क्षेत्र। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत पहला सौर है, दूसरे नंबर में पवन है और तीसरे नंबर में जल विद्युत ऊर्जा है। धारणी विकास किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो यह दोस्तों प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। और भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा शोध विभाग की स्थापना कब हुई, कब की गई थी? तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा शोध विभाग की स्थापना दोस्तों आपके 1982 में की गई थी, ठीक है, 1982 में की गई थी। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि NEERI कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये नागपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है। शायद आप क्वेश्चन पहली बार अटेंड कर रहे होंगे। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 में किया गया था। और रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो 23 से 27 जून 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था रियो +5। और पृथ्वी रियो +5 इसे ही बोलते हैं और पृथ्वी सम्मेलन +5 ही, दोनों नाम सेम ही है, ठीक है, पर्यायवाची कह सकते हैं। तो 23 से 27 जून 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में हुआ था। और शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो शांत घाटी सभी लोग जानते हैं केरल राज्य में अवस्थित है, ठीक है। और वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। सभी प्यारे मित्र एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को किस संरक्षण से संबंधित था? देखिए रामसर सम्मेलन कब हुआ? 2 फरवरी 1971। तो यह किस संरक्षण से संबंधित था? तो यह वनों से संबंधित था। वनों के संरक्षण से संबंधित आपका यह रामसर सम्मेलन था, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? भारत में ऐसा राज्य जो सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है तो वह आपका गुजरात कहलाता है दोस्तों। कौन सा है? गुजरात कहलाएगा। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? तो जहाँ पर जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कहलाता है तो वह आनुवांशिक विभिन्नता कहलाएगी। और आपका जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? इसका कारण है हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण। जलवायु परिवर्तन का कारण है हरित गृह का प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या है दोस्तों, 47 नंबर प्रश्न है, टॉप हंड्रेड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दोस्तों जोसेफ फोरियन के द्वारा की गई थी। और 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित यूएन का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो 21 मार्च 1994 को प्रभावित हुआ था। कितना भी टफ पेपर आ जाए, इससे हार्ड नहीं हो सकता, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? CO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश आपका चीन है दोस्तों। और मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो सभी लोग जानते हैं मानव की ऐसी क्रिया यानी कृषि की क्रिया से जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। अगर अच्छा जलवायु होती है, वर्षा होती है, तो कृषि अच्छी होती है। अगर जलवायु अच्छा नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा, तो सर्वाधिक प्रभावित आपका कृषि कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पर है? तो सभी लोग जानते हैं ओजोन परत समताप मंडल में है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में आपकी स्थित है। और अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पृथ्वी के करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो समताप मंडल सभी लोग जानते हैं, ठीक है, 20 किलोमीटर के लगभग ऊंचाई पर है। ओजोन परत पृथ्वी के करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, किसको बचाती है? जो ओजोन बायोस्फीयर है दोस्तों, वह परावैंगनी किरणों को बचाती है। ठीक है, जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी हानिकारक किरणें होती हैं, वह लगभग 94% पृथ्वी पर आने से बचाती है। ठीक है, हमें सुरक्षित करती हैं, रक्षा करती हैं। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से क्या हो सकता है? तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से क्या है? त्वचा में कैंसर हो सकता है। ठीक है, आपका त्वचा कैंसर सही हो जाएगा। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते होंगे, 16 सितंबर को। यह बहुत बार पूछा गया है। और फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो फ्रिज होती है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें मेफ्रोन गैस भरी जाती है। और वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो वह ब्रिटिश टीम ने पहली बार पता लगाया था। और ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है, तो ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है 1 जनवरी 1989 को हुआ था, ये किसके संरक्षण से संबंधित है? तो इस संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। यह क्या है? तो 1 जनवरी 1989 को एक प्रोटोकॉल बनाया गया था संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए, जिसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों। ठीक है, सभी प्यारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों हर एक सब्जेक्ट की। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में, पेडागॉजी में चाहे बात करें, चाहे शिक्षा शास्त्र की बात करें, चाहे कंसेप्ट की क्लास की बात करें, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन जो है आभा मंडल यानी ओजोन हेलो का पता लगाया था? तो ओजोन हेलो का पता लगाने वाले, आभा मंडल के पता लगाने वाले और तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में तो GW कैटमूर ने यह पता लगाया था। ओजोन आभा मंडल और ओजोन हेलो का पता कब लगाया गया था? वर्ष 2005 में GW कैटमूर ने लगाया था। और भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो सभी लोग जानते हैं लगभग 21% है। और किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, और भारत का दिल भी कहा जाता है, लेकिन सेंटर में राज्य है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है, सभी राज्य की सीमा मिलती हैं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? तो भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम यानी उसके जो क्षेत्र में आता है सबसे अधिक जो है प्रतिशत क्षेत्र में वन आच्छादित है, तो वह आपका राज्य मिजोरम है। सभी लोग नोट कर लेंगे। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो जब अति सघन वन की बात की जाती है तो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक पश्चिमी घाट में है। और भारत में मैग्रो वन यानी ज्वारी वन, देखिए मैग्रो वन को ज्वारी वन भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्रो वन, तो भारत में मैग्रो या ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। सभी लोग जानते हैं सुंदरवन, कल के प्रैक्टिस सेट में हमने सुंदरवन के बारे में पता भी किया था, थोड़ा नॉलेज भी लिया था वहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रही है, इसका कारण क्या है?
तो नागालैंड की जो पर्वत है वह बंजर हो रही क्रमशः, इसका प्रमुख कारण है झूम कृषि का होना। ठीक है, यानी नागालैंड में अभी पूर्वोत्तर इलाके में झूम कृषि अपनाई जाती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान आपके देहरादून में स्थित है। सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। देखिए विश्व के, अगर विश्व की बात करें वर्ल्ड में, तो 5% जो है आपके भारत में वन्य जीव पाए जाते हैं, विश्व की बात करते हैं अगर। और WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो वर्ल्ड वाइड फंड का जो है आपका, इनके प्रतीक में, प्रतीक सभी लोग जानते हैं। जैसे हमारा प्रतीक है, ठीक है, आपका जायसवाल कोचिंग सेंटर का जो आइकन रहता है वह हमारा प्रतीक है, तभी तो आप जान पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर WWF का प्रतीक कौन सा है, जानवर है, जायंट पांडा है, सभी लोग जान लेंगे। और चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है? तो वनोन्मूलन के विरुद्ध है दोस्तों। और विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज दोस्तों आपके नई दिल्ली पर स्थित है। और अगला प्रश्न क्या दिया गया है? विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन क्या कब किया गया था? पीटर्सबर्ग में किया गया था। और पेड़ पौधे एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता होती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में होती है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता जो होती है, तो वह विशेषता उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में होती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान आपके नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट, जिम कार्बेट, सभी लोग जानते हैं, कल के प्रैक्टिस में बात हुई थी। तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका कार्बेट है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और बेतवा पार्क कहाँ पर स्थित है? बेतला पार्क, तो बेतला पार्क आपके बिहार राज्य में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है दोस्तों? 5 मौसमों का बाग आपके महरौली के समीप स्थित है। 5 मौसमों का बाग कहाँ पर है? महरौली के समीप पर स्थित है। एक बार सभी प्यारे मित्र लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह आपका अपना परिवार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य आपके गुजरात राज्य में स्थित है। अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है, तो काजीरंगा अभ्यारण्य या सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। और एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल व असम में पाया जाता है। कल ही हमने इसके प्रैक्टिस सेट में बात किया था। सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है? तो बाघ के लिए है, सरिस्का और दोनों। ये भी क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं आपके प्रैक्टिस सेट में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, इसका नाम भी तितली की तरह है। ठीक है, तितली की तरह है, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहलाता है, जो कि आपके बेंगलोर शहर में है। और भारत का प्रथम तितली उद्यान, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र आपके 46 है। और पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो दोस्तों जो आपका हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर में पानी जो है गैस में भी, तरल में, ठोस में, तीनों रूपों में स्थित है, वह आपका हाइड्रोस्फीयर है। और पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने फीसदी क्षेत्र जलमंडल है? तो सभी लोग जानते हैं लगभग 70%, 1/3 जो है सभी लोग जानते हैं जलमंडल है। ठीक है, और भारत का सबसे पुराना NGO, 1/3 नहीं दोस्तों, 4/3 भाग, यानी 4 भाग में 3 भाग आपका जल है और 1/3 में आपका क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, 1/3 में यानी लगभग 33%। और आपके 4/3 भाग में क्या है? जल है। 4 हिस्से में 3 हिस्से में जल। ठीक है, यानी इसीलिए 70% आपका माना जाता है। तो भारत का सबसे पुराना NGO
आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है दोस्तों? तो भारत में सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, जिसे हम BNHS के नाम से जानते हैं, जो आपके मुंबई में है। ठीक है, इसी नाम से, मुंबई के नाम से ही बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पड़ा, जो भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान है दोस्तों। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का आपका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। और दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक थाईलैंड है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? तो वह आपका थाईलैंड है। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। हर एक प्रश्न को कंबाइन किया गया है दोस्तों। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना है, तो जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। पनबिजली किस श्रेणी में आती है? तो पनबिजली ऊर्जा के अक्षय स्रोत की श्रेणी में आती है। जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है, क्या छोड़ता है? जो कोयला जलता होता है, ठीक है, जलता हुआ कोयला, तो पर्यावरण में क्या छोड़ता है? तो सभी लोग जानते हैं पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर छोड़ता है। ठीक है, और पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है, उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, सभी लोग जानते हैं मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है, वह आपका स्थलमंडल है, जिस पर हम लोग रहते हैं। और वायुमंडलीय दबाव एक के साथ मापा जा सकता है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं वायुमंडलीय दबाव जो है किसके साथ मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने की यूनिट इकाई आपकी बैरोमीटर है, सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों ये आपको 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्लासेज, इससे बेस्ट क्लासेज के लिए सिलेक्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, शिक्षा को सपोर्ट करें, जायसवाल सर को सपोर्ट करें। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, सिलेक्शन की ओर ले जाती है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।